Hello friends, welcome again to my YouTube channel Learn and Get. And in this video we will talk about Bahauddin Urf Ghayasuddin Balbal. This is the second video of Mamluk Dynasty. एंड यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे अपने मीडिवियल इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी के अंदर यहाँ पर ममलुक डायनेस्टी आती है। ममलुक डायनेस्टी के अंदर मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, ये मेरी सेकंड वीडियो है उस बारे में। तो हम यहाँ पर बहाउद्दीन के बारे में बात करेंगे। बहाउद्दीन जिनको हम नॉर्मली गयासुद्दीन बलबन के नाम से जानते हैं, बलबन बोलते हैं इनको हम नॉर्मली, इनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये बलबन है कौन? बलबन यहाँ पर 9th रूलर है ममलुक डायनेस्टी का एंड स्लेव ऑफ इल्तुतमिश एंड सेम ट्राइब फ्रॉम सेम ट्राइब इलबारी। बहाउद्दीन बलबन, बहाउद्दीन जो है यहाँ पर ये 9वें रूलर है, 9th रूलर है ममलुक डायनेस्टी यानी ग़ुलाम वंश के। और यहाँ पर ये साथ में ग़ुलाम भी होते हैं, तुर्क ग़ुलाम ही होते हैं ये भी इल्तुतमिश के। और जिस कबीले से इल्तुतमिश होते हैं उसी कबीले से ये भी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। अगर हम कभी देखें तो ममलुक डायनेस्टी को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। एक तो यहाँ पर है जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनका टाइम आता है। फिर उनके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आता है फर्स्ट इलबारी। फर्स्ट इलबारी में इल्तुतमिश आते हैं, उनकी बेटी हैं, उनके बच्चे वगैरह जो रूल करते हैं जब तक। फिर सेकंड इलबारी होता है गयासुद्दीन बलबन से स्टार्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर इनको इल्तुतमिश ने ऐसा स्लेव ख़रीदा था यहाँ पर। फिर धीरे करके अगर हम देखें तो बड़ी तेज़ी से करियर में ये आगे बढ़ते हैं। एंड देन जब हम देखते हैं, जब टाइम आता है इल्तुतमिश यहाँ पे राज करते हैं दिल्ली में, तो इनको बनाते हैं अमीर शाकिर। अमीर शाकिर बनाते हैं यानी कि लॉर्ड ऑफ हंटर, शिकारियों का मालिक। ज़्यादा शिकारियों का सबसे बड़ा जो ओहदादार हुआ वो ये यहाँ पर बहाउद्दीन थे यानी गयासुद्दीन बलबन। एंड हम यहाँ पर दूसरी बात देखते हैं कि इनको जब चहलगानी बनाई जाती, इसके अंदर तुर्कान या चहलगानी में 40 लोग होते हैं, तो उनमें से एक ही यहाँ पर ये गयासुद्दीन बलबन भी होता है। और जब यहाँ पे रेन शुरू होता है रज़िया सुल्तान का, तो ये गयासुद्दीन बलबन जो है शुरुआत के अंदर तो रज़िया सुल्तान को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। देन जब ये देखते हैं कि जो नोबल्स है, जो चहलगानी है रज़िया के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है, तो ये भी उनके साथ खड़े होकर उनके ख़िलाफ़ रिबेल कर डालते हैं। और जब रज़िया सुल्तान मर जाती हैं यहाँ पर, तो बहरम शाह बनता है राजा। और बहरम शाह इनको रिवार्ड में मतलब एज आ तोहफे में देता है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जागीरदारी मिल जाती है इनको रेवाड़ी की। तो यहाँ पर एक तरह से ये ही वॉज द किंग मेकर, यहाँ पर ये किंग मेकर का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि राजाओं को बिठाना गद्दी पर, राजाओं को गिराना जो ये चहलगानी कर रही थी वही काम यहाँ पर ये सेम करते हैं। और देन यहाँ पर दोबारा से ये चीज़ को दोहराते हैं, जब मसूद है जो सक्सेसर होता है रज़िया के चल के आगर, उसको ये गद्दी पे से हटा कर नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पे बिठाते हैं दिल्ली की, जो कि इनका दामाद होता है। और ऐसा ये पपेट उनको यूज़ करते हैं। और जो हम कहें कि सेकंड हैंड जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है, यहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हम बोल सकते हैं, या फिर हम डिप्टी सुल्तान बोलेंगे दिल्ली का इनको, तो ये होते हैं। जो असली पावर होती है जब नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली पर राज कर रहे होते हैं, उस टाइम बलबन के हाथ में दिल्ली की पावर होती है। नासिरुद्दीन क्या करते हैं, जब गद्दी पे बैठ जाते हैं महमूद के हटाने के बाद, अपॉइंटेड हिम एज द प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑफ सुल्तान एंड मैरिड टू फ्रॉम हीज डॉटर। ठीक है, नासिरुद्दीन इनको बनाते हैं प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑफ सुल्तान एंड उनकी बेटी से शादी कर लेते हैं यहाँ पर। मगर यहाँ पर हमें जब इवेंट मिलता है, चेंज होता है, वो जब होता है जब डेथ होती है यहाँ पे नासिरुद्दीन महमूद की, एंड देन बिकम क्या होता है यहाँ पे जो बलबन है बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। वजह क्या होती है, देयर इज़ नो मेल सक्सेसर आफ्टर नासिरुद्दीन डेथ। सो यहाँ पर क्या होता है, धीरे करके ये चेंजेस करते हैं। बलबन जो है वो फेमस इसलिए हुए यहाँ पर कि ये बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट रूलर थे। अगर हम देखें ममलुक डायनेस्टी के अंदर सबसे जो स्ट्रिक्ट रूलर जो माना जाता है वो बलबन को ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जब इनके टाइम के अंदर, जब इनके रेन के अंदर रिबेल्स हुए, तो इन्होंने उनको बहुत बुरी तरह क्रश करा। कई लाखों लोगों को मरवा दिया इन्होंने।
ना समझौता करा, क्योंकि समझौता ये जानते कि समझौता करूँगा तो लोग मानेंगे, तो बात से रिबेल करेंगे मेरे ख़िलाफ़। तो इन्होंने कहा परमानेंट इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, वो ये है कि हम बिल्कुल ही इन लोगों को चल डालते हैं। जैसा कि इन्होंने क्लियरेंस कहा था मेवातियों का, कि मेवाती दिल्ली बार बार स्ट्राइक करते थे, तो इन्होंने उनसे बदला लेने के लिए 1 लाख मेवातियों को मरवा दिया दिल्ली के बचाव के लिए, अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए। और यहाँ पर इन्होंने हम कहें तो इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया था कि जब जो इनके दरबार के अंदर जो कोटरीज हुआ करते थे, जो दरबारी थे, उन तक को ये सख्त से सख्त पनिशमेंट दिया करते थे। अगर चाहे कोई भी हो, दरबारी हो, चाहे बड़े बड़े ओहदे पे हो, चाहे छोटे ओहदे पर हो, सबके लिए एक बराबर का हिसाब था यहाँ पर। और लोग इनके ख़िलाफ़ बगावत ना करें, जो इनके दरबारी हैं वो इनके ख़िलाफ़ बगावत ना करें, क्योंकि ये भी तुर्कान चहलगानी से थे, और तुर्कान चहलगानी के अंदर बहुत सारे लोग इनके ख़िलाफ़ भी थे। बहुत से लोग इसलिए ख़िलाफ़ थे कि लोगों का मानना था कि इन्होंने ही नसीरुद्दीन महमूद को मरवाया है और सुल्तान दिल्ली के ये बन गए हैं। और इन्होंने इसी वजह से बचाव के लिए एक अपना बिल्कुल स्पाई सिस्टम शुरू करा था, मतलब जासूसी का उन्होंने सिस्टम शुरू करा था, अपना बनाया था पूरा का पूरा, कि ये अपने जागीरदारों पर, इक़्तिदारों के ऊपर, अपने कमांडर्स के ऊपर कड़ी निगाह रखते थे कि कोई भी इनके ख़िलाफ़ कहीं पर ही बगावत हो तो ये इसको हाथ के हाथ सिरे से कुचल सके यहाँ पर। और दिल्ली या हिंदुस्तान के अंदर पहली बार जब लोगों का जो त्यौहार होता है, जो पर्शियन फेस्टिवल होता है नवरोज़ का, जो 9 दिन चलता है, उसको भी यही इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड पंजाब पे बहुत ज़्यादा ये अटैक्स करते हैं, ज़्यादा के ज़्यादा। ये पंजाब बार बार हम कहते हैं मंगोल के टाइम में भी आता है वहाँ पर, तो ये पंजाब को दबा के रखते हैं कि पंजाब जो है वो आज़ाद ना हो पाए, और जो कंट्रोल है मेरा दिल्ली सल्तनत पर अच्छे से बना रहे यहाँ पर। अब हम एक बार और सा इनको देख लेते हैं कि ये गद्दी पर कैसे बैठे। When the Nasiruddin became the Sultan of Delhi, Balban was given the title of Ulugh Khan by Sultan Nasiruddin Mahmud, who was impressed with his dedication and devotion. नासिरुद्दीन महमूद जब दिल्ली का सुल्तान बनता है तो वो उसको हेल्प करता है, यहाँ पर बलबन हेल्प करता है बलबन के दिल्ली का सुल्तान वो बन सके, ठीक है। तो जो नासिरुद्दीन महमूद है वो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है कि भाई ये मेरा वफादार है बिल्कुल। तो वो इनको क्या देता है, उलुग खान के टाइटल देता है, और क्या बनाता है इनको डिप्टी सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, एंड जिनको हम बोलते हैं नाइब ममलिकत। नाइब बन जाते, मतलब जब नासिरुद्दीन महमूद की डेथ हो जाती है यहाँ पर तो वो सुल्तान बने, मतलब एक तरह से उन्होंने विल कर डालते हैं शुरुआत के अंदर ही अपने यहाँ। ही वॉज द पॉसिबली ओवनिंग द नासिरुद्दीन वीकनेस एंड इनकम्पिटेंस एंड हीज रिलायंस ऑन हिम फॉर स्टेट अफेयर मैनेजमेंट। अब जो नासिरुद्दीन है यहाँ पर उसको भरोसा तो इस पर होता ही है बलबन के ऊपर। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये होती है कि नासिरुद्दीन अपने आप में एक कमज़ोर वीक रूलर था बहुत ज़्यादा, और वो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि उसको स्टेट के जो अफेयर्स है, मैनेजमेंट है, वॉर अफेयर्स हैं, यहाँ पर सब चीज़ें देखनी है, वो उसका एक्सपीरियंस इस चीज़ का नहीं था। तो वो इसीलिए इनको बलबन को अपना सेकेंड हैंड कमांडर बनाता है और अपने पास रखता है बिल्कुल। उसकी इसी कमज़ोरी का बलबन बाद में फ़ायदा उठा लेता है, सीधी सी बातें यहाँ पर। अब इनकी जो पावर है हम कह सकते हैं कि जब डिप्टी सुल्तान बन चुके हैं, जब मिलिट्री है उससे भी कंट्रोल इनका है, तो इनकी पावर धीरे धीरे बढ़ जाती है। और फिर जब यहाँ पर देखते हैं भाई बहुत सारे अपराइजिंग होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो वो जब सुल्तान नसीरुद्दीन मर जाते हैं तो ये बलबन जो है ये गयासुद्दीन बलबन नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाते हैं। फिर ये क्या क्या चेंजेस करते हैं, जो ख़ास कर जो जाना जाता है वो इनको इसी जाना जाता है कि इन्होंने चेंजेस बहुत ज़्यादा करे। इन्होंने करा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि जब जब गयासुद्दीन बलबन दिल्ली के सुल्तान नहीं होते तो उस टाइम क्या होता है कि वज़ीर होता है, वज़ीर आज़म, ठीक है। वज़ीर आज़म का यहाँ पर हिसाब ये था कि उनके पास इतनी ज़्यादा पावर थी कि वो सुल्तान के नाम के ऊपर काम करते थे, वो कि सुल्तान ने ये ऑर्डर दिया है हमें ये करना है, सुल्तान ने ये कहा हमें ये चीज़ करनी है। हालांकि सुल्तान का वो ऑर्डर नहीं हुआ करता था, कई बार ऐसा भी था इसमें। तो इनको ये पता था कि भाई वज़ीर मैं भी था, वज़ीर ही बनाया था नसीरुद्दीन उनको आर्मी का,
ठीक है, कंट्रोल करने के लिए कि जो भी रिबेल्स हो रहा है, प्राइजिंग हो रही, मंगोल अटैक्स हो रहे हैं, उसको ये फेस कर सकें और मैनेज कर सकें। तो इन्होंने सोचा कि भाई वज़ीर मैं भी था, वज़ीर से मैं सुल्तान बना हूँ, तो कोई दूसरा वज़ीर मुझे हटाकर सुल्तान ना बन जाए। इसलिए उन्होंने क्या करा, जो वज़ीर की पावर है उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया और डायरेक्ट इंटरेक्शन कर लिया अपनी आर्मी से कि जो भी बात होगी डायरेक्ट ऑर्डर जो है मैं दूंगा यहाँ पर। और इन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बनाई एक दीवाने अरीज़, मिनिस्टर ऑफ वॉर। ठीक है, वॉर के लिए इन्होंने मिनिस्ट्री बनाई बाकायदा, और इसके अंदर इन्होंने तैनात करा इमादुल मुल्क को, जो इनके बहुत ज़्यादा सख्त यहाँ पर हम कहते हैं कि वफ़ादार थे, ताकि ये जो वज़ीर है उसके कंट्रोल से इसको निकाल कर अपने कंट्रोल में लेकर आ सके यहाँ पर। और इन्होंने अपने टाइम के अंदर आर्मी को बहुत ज़्यादा डेवलप भी करा, बहुत ज़्यादा रिबेल्स थे उनको भी इन्होंने सप्रेस कर डाला यहाँ पर। सेकेंड जो इन्होंने सबसे बड़ा काम करा वो ये था क्लियरेंस ऑफ मेवातीस। प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी, जब बलबन दिल्ली गद्दी पे बैठते हैं उस टाइम तक, जब नसीरुद्दीन राज कर चुके होते हैं, दिल्ली पे रूल कर चुके होते हैं, तो दिल्ली कमज़ोर हो चुकी होती है काफ़ी, और इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पर मेवातीस बार बार स्ट्राइक करते हैं दिल्ली के ऊपर, अटैक्स करते हैं एंड देन दिल्ली को लूटते हैं, यहाँ पर लूटेट करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम के जैसे दिल्ली के गेटों को इवनिंग टाइम में, मतलब मगरिब की नमाज के बाद उनको बंद कर दिया जाता था यहाँ पर। अब जब बलबन है यहाँ पर, हम कह रहे हैं कि वो स्ट्रिक्ट रूलर हैं, जब वो अपनी पावरफुल इमेज बनाने में लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर कि मेरे खिलाफ कोई खड़े होकर बोल ना सके, और ये भी चीज़ हो रही है कि मेवातीस उन पर अटैक भी कर रहे हैं, तो उनकी इमेज क्या है यहाँ पर ख़राब हो रही है। अब वो सोचते हैं कि मेवातीस से बात ही करना क्या है, इनको एक बार में सफाया कर दो इनका बिल्कुल। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये अपनी आर्मी को ऑर्डर देते हैं कि रास्ते में जितने भी जंगल्स आए उन सबको साफ़ कर डालो, जहाँ से हम आ रहे हैं जा रहे हैं, जो जाने के रास्ते हैं जंगल सारे साफ़ करो, ताकि जो आसपास लोग लुटेरे खड़े हों उनको देखा जा सके, और जो मेवाती दिल्ली पर अटैक कर रहे हैं उनसे कोई बात मत करो, डायरेक्ट उनको पकड़ो और कत्ल कर डालो उनको। तो इन्होंने इतनी बुरी तरह से लोगों अपने जो विद्रोही थे, खिलाफ थे इनके लोग, उनको इस तरह दबाया इन्होंने। फिर बंगाल के साथ इनकी जो बैटल होती है वो भी सबसे बड़ी ख़ास यहाँ पर है। बंगाल यहाँ पर बहुत बड़ा हेडेज था दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, दिल्ली सल्तनत के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि जहाँ बंगाल देखता था, जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, भी उन्होंने देखा कि सुल्तान जो दिल्ली का सुल्तान है वो वीक हो रहा है, वो अपनी इंडिपेंडेंस बार बार अनाउंस करते थे, यहाँ पर डिक्लेयर करते थे वो। उस टाइम जब यहाँ पर हम कहते हैं जब बलबन का रेन था, तो तुगरिल ख़ान बंगाल का गवर्नर यानी कि सूबेदार था। तुगरिल ख़ान ने ये देखा कि जो बलबन है वो वेस्टर्न साइड पे उलझा हुआ है, मंगोल उस साइड से अटैक कर रहे हैं, मेवातीस हैं, और उनके अपने ही दरबार के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंस अपने आप को यहाँ पर डिक्लेयर कर डालते हैं 1279 के अंदर। तो यहाँ पर इसको दबाने के लिए बलबन 3 बार आर्मी इसको डिस्पैच करता है, भेजता है। फर्स्ट टाइम आर्मी हार जाती है, सेकेंड टाइम भी आर्मी हार जाती है, देन थर्ड टाइम क्या होता है, यहाँ पर बलबन जो है वो एक बड़ी आर्मी लेके खुद निकलता है बलबन दिल्ली पे हमला करने के लिए, एंड जो तुगरिल ख़ान है वो जंगल के अंदर भाग जाता है, जहाँ पर वो उसको पकड़कर उसकी हत्या कर डालते हैं बाद में लाकर। देन फिर वो बनाता है अपने बेटे को यहाँ पर, कहाँ का, बुगारा ख़ान को बनाता है बंगाल का गवर्नर। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो इमेज ख़राब जो हुई बलबन की, वो होती है मंगोल्स के इन्वेजन से। वजह यहाँ पर क्या है कि जो बलबन है वो जो हिंदुस्तान के जितने भी सब यहाँ पर रिबेल हो रहे हैं उनको सप्रेस कर सकता था यहाँ पर, मगर जो मंगोल्स थे वो अपने आप में ही एक अलग तरह की कौम थी बिल्कुल, कि जहाँ से भी जाते थे वो जिस शहर को भी लूटते हमला कर देते हैं, उसमें राज नहीं करते थे, वो बर्बाद करके बिल्कुल सफाई करते थे लोगों का वहाँ से, चाहे इंसान हो जानवर हो, जो आगे आया उसको मार दो, या तो बात को मान जाओ, खराज दो, हमें टैक्स दो, अगर नहीं मानते तो शहर को बिल्कुल सफाई करते थे वो लोग। अब बंगाल जो बलबन है उनके सामने भी सेम प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि वेस्टर्न फ्रंटियर पर सिंध और मुल्तान के टाइम पे से बार बार अटैक हुआ करते थे यहाँ पर, और जो लाहौर था वो तो कंट्रोल में था ही, मंगोलों के आ चुका था उस टाइम तक। तो इसके लिए क्या करता है बलबन, यहाँ पे 2 प्लान बनाता है, मतलब अपनी जो वेस्टर्न फ्रंटियर है उसको 2 हिस्सों में बांटता है।
जो आउटर साइड होती है, जो मंगोल बाउंड्री से लगती है, वहाँ बनाता है वो अपने बड़े बेटे प्रिंस मोहम्मद ख़ान को सूबेदार यानी कमांडर बना डालता है वहाँ का एक तरह से, कि अब तुम प्रोटेक्शन करो वहाँ से। और जो अपर इनर साइड जो होती है उसकी, वहाँ बनाता है बुगारा ख़ान को, वहाँ कंट्रोल देता है। और मंगोलों से लड़ाई के दौरान ही यहाँ पर प्रिंस मोहम्मद की डेथ हो जाती है, जिसका बहुत ज़्यादा शौक लगता है बलबन को, और वही सबसे बड़ा कॉज बनता है बलबन की डेथ का। ठीक है, तो इनकी डेथ होती है यहाँ पर 1287 में, 80 साल की एज में। फिर देन इनका जो बेटा है यहाँ पर, जो उनका ग्रैंड सन है कैकाबाद, वो दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। ठीक है, जो कैकाबाद है वो भी दिल्ली की गद्दी पे बैठने के 3 साल बाद ही वो मर जाता है। फिर उसका जो बेटा है शमसुद्दीन कैकुमर, वो दिल्ली की गद्दी पे बैठता है और उसकी बाद में हत्या कर जाती है किसी ज़रिए से, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के ज़रिए से। और जो ममलूक डायनेस्टी है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। देन स्टार्ट होती है यहाँ पर हमारी खिलजी डायनेस्टी। अब यहाँ पर डिक्लाइन किस वजह से हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ममलूक डायनेस्टी में क्या रही? सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी यहाँ पर जो कोर्ट्रेस थी, यहाँ पे जो उनके दरबार थे उसके जो बगावतें थी बार बार के आपस के, जो चहलगानी थी वो बार बार ये था कि भाई मैं ताकतवर हूँ तो मैं सुल्तान बनूँगा, मतलब आपस के अंदर लड़ना। दूसरी प्रॉब्लम थी यहाँ पर, हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट थी उसमें मिसमैनेजमेंट था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली का सुल्तान बनता है वो बहुत सारे चेंजेस तो करता है, 4 साल वो कुल मिला के राज करता है, तो उसमें वो चेंजेस भी ज़्यादा खास नहीं कर पाता, मतलब गवर्नमेंट तो सही से वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाता। मगर जो इल्तुतमिश वो 36 साल रूल करता है दिल्ली के ऊपर, और उसमें पहले काम क्या करता है, वो जितने भी रिबेल्स हैं, जितने भी विद्रोही हैं, उनको दबाना, ख़त्म करना, जो अटैक्स हो रहे हैं बाहर से उनको प्रोटेक्ट करना, देना अपनी जो मैनेजमेंट है उसको ठीक करना। मगर वो करने के बावजूद भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सही से नहीं चलती, क्योंकि बाद में जो रूलर्स आते हैं वो वीक होते हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ यहाँ पर सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो ये रीज़न यहाँ पर रहते हैं। अब एक झलक हम यहाँ पर डाल लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ममलूक डायनेस्टी के। ममलूक डायनेस्टी का जो हम कहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने अडॉप्ट करा था अयूबिद किंगडम से यहाँ पर, क्योंकि ये भी एक तरह के ईरानियन थे, मतलब पर्शियनेट हो चुके थे यहाँ पर ये। ठीक है, तो इन्होंने वही चीज़ को यहाँ पे इस्तेमाल भी करा, और बस थोड़ा सा नाम चेंज हुआ, इक्ता सिस्टम जिसको हम कहते हैं, जिसको स्टार्ट करा था यहाँ पर सुल्तान इल्तुतमिश ने। मतलब इक्ता यहाँ पर जैसे कि हम कहते हैं मंगोलों के अंदर मनसबदारी थी, सेम वही चीज़ थी। आपके पास 1000 सैनिक है तो आपको 1000 सैनिकों के खर्चे के लायक आपको इक्ता मिलेगा, मगर आपको सैलरी नहीं मिलेगी। वहाँ पर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, रेवेन्यू कनेक्ट करेंगे, रेवेन्यू से ही आपको आपके जो सैनिक हैं उनकी तनख्वाह मिलेगी, और जो आपकी तनख्वाह है वो वहीं से मिलेगी आपको। सैनिक अगर ज़्यादा हैं तो बड़ा इक्ता मिलेगा, अगर सैनिक कम हैं तो छोटा इक्ता होगा यहाँ पर, और क्वालिफ़िकेशन के बेस पर ही आपको इक्ता मिलेगा। और जो इक़्तिदार होते थे उनके अलग अलग नाम हुआ करते थे, जैसे निज़ाम है, इक़्तिदार है, मुक्ता है, वली है, ये सब उनके नाम हुआ करते थे यहाँ पर। और एक चीज़ यहाँ पर और थी कि जो इक़्तिदारी है उसको उन्होंने कभी भी परमानेंट लॉर्डशिप नहीं दी, यहाँ पर ओनरशिप यहाँ पर उनको नहीं थी। बस यहाँ पर ये था कि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न था, भाई आप यहाँ से पैसा ले सकते हैं, हाँ हम आपको इक्ता दे रहे हैं, मतलब हमको तनख्वाह नहीं दे पाएंगे हम आपको देंगे इक्ता, वहाँ से आप जो सैलरी है अपनी कलेक्ट करिए रेवेन्यू के अंदर से। और इक़्तिदार सही से काम कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए इन्होंने एक सिस्टम अलग से बनाया था, साहिब दीवान यानी कि ख्वाजा। उसमें ये था कि अपने इम्पीरियल ऑफिसर को अपॉइंट करते थे यहाँ पर, ये जैसे कि कोई बेटा हुआ उसको अपॉइंट कर दिया, ठीक है, और या फिर कोई हम कह सकते हैं कि जो चहलगानी में से कोई मेंबर हुआ उसको अपॉइंट कर दिया कि जो ये इक़्तिदार हैं सही से काम कर रहे हैं या नहीं। आर्मी के अंदर डिवीजन्स यहाँ पर किए गए थे, 3 तरह के डिवीज़न थे, 3 पार्ट मतलब आर्मी के। पहला था रॉयल ममलुक, फिर देन यहाँ पर अमीर के सोल्जर, और हल्का यानी कि नॉन ममलूक सुल्तान जो सोल्जर्स हैं। जो रॉयल ममलूक हैं और जो ये हल्का है ये डायरेक्ट कंट्रोल में थे सुल्तान के, जैसे कि हम यहाँ पे देते हैं डायरेक्ट कंट्रोल थे, ठीक है, सबसे बड़ी हाई रैंकिंग थी, और सुल्तान के ये पर्सनल गार्ड हुआ करते थे यहाँ पर। वहीं पर जो अमीर के जो सोल्जर्स हैं वो अमीर की जिम्मेदारी, मतलब जो अमीर है तो उसकी ज़िम्मेदारी है यहाँ पर कि वो उनका ध्यान रखेगा, जो सूबेदार है यहाँ पर, ठीक है, गवर्नर जो यहाँ पर है
की जिम्मेदारी है वो उसके पर्सनल सोल्जर हैं, वही इनको रेवेन्यू देगा, मगर जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी सुल्तान को वो उनको भेजेगा सुल्तान के हेल्प करने के लिए। और हल्का मतलब जो ममलूक नहीं है, जो इंडियंस यहाँ पर थे उसमें शामिल, सबसे लोअर रैंक हुआ करती थी, मगर ये सुल्तान के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर हुआ करती थी। इनकी अपनी ही तरह की संस्था, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इनका अपना हिसाब हुआ करता था। उसके अंदर जो ममलूक डायनेस्टी का जो सिस्टम था वो इसमें इम्प्लीमेंट नहीं था, मगर ये है कि सुल्तान के लिए ये वफादार हुआ करते थे, उनके लिए भी ये काम करते थे यहाँ पर। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने करी, साथ साथ यहाँ पे क्या करा इन्होंने कि रेवेन्यू है, लॉ ऑर्डर है, आर्मी, इसको सबको अलग अलग करा कि रेवेन्यू जो है वो हम नहीं, जो इक़्तिदार है वो कलेक्ट करेगा, लॉ ऑर्डर महफूज जो वही बनाएगा अपने आप यहाँ से। ठीक है, और सिक्के हम देख सकते हैं, जो इल्तुतमिश है उसी ने सिक्कों को शुरुआत करी थी अरबिक यहाँ पर बेस के ऊपर। टंका जो कि सिल्वर कॉइन था, जीतल जो कि कॉपर कॉइन था, और लगभग 175 ग्राम्स के आसपास की हुआ करता था यहाँ पर। एक चीज़ यहाँ पर और हुई, यहाँ पर जब ममलूक थे, ममलूकों ने ऐसा अपना आप को ओवरलॉर्ड नहीं माना शुरुआत के अंदर, मगर जब उनके पास पावर आई, जब जो इल्तुतमिश है उनका रेन आता है यहाँ पर, तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट ही कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मगर जब इल्तुतमिश यहाँ पर आते हैं तो वो अब्बासी खलीफा को अपना कैनवॉय भेज के अपने आप को उनके अंडर कंट्रोल मान लेते हैं कि भाई हाँ मैं आपके अंडर हूँ, आप लेजिटिमेट कर डाली मेरे रूल को यहाँ पर। मगर जो बलबन है वो उस चीज़ को हालांकि नहीं मानता, तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी रही इसके अंदर, जो इनके हम कह सकते हैं जो मिस्र के अंदर खासकर चीज़ यहाँ पर रही। बहुत सारे उन्होंने यहाँ पर काम करे, आर्किटेक्चरल काम देखने को मिलते हैं हमें, सुल्तान गढ़ी है। सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर ये है कि कुतुब मीनार को उन्होंने पूरा करवाया, 2 मंजिल इनकी उन्होंने पूरी करवाई। दूसरी मंजिल जो थी वो इस्लाम मस्जिद का उन्होंने एक्सपेंशन भी करा, उसको पूरा भी कराया। हौज़ शमसी ये भी मेहरौली में पड़ता है दिल्ली के अंदर, वहाँ उन्होंने पूरा करवाया। सुल्तान गढ़ी पूरी करवाई इन्होंने। ठीक है, और हम यहाँ पर तो देख सकते हैं तो कुछ खानकाएँ हैं, स्कूल्स हैं, मदरसा हैं, इन्होंने अपने टाइम के अंदर बनवाए। और एक चीज़ इन्होंने और करी, जो इल्तुतमिश यहाँ पर थे, उन्होंने ये करा कि जो गरीब लड़कियाँ थीं उनकी शादी के लिए, जैसे कि हम आज के टाइम में देखते हैं कि सामूहिक विवाह होता है, उसको इन्होंने शुरू करा और वो ये करवाया करते थे हमेशा। यहाँ कुछ पोस्ट के बारे में बात करें थोड़ा। सुल्तान जो है हेड ऑफ स्टेट है, जो उसने कहा वही बात मानी जाएगी, हम जानते हैं, किसी बात नॉर्मल चीज़ है यहाँ पर, इसको हम छोड़ते हैं, हम आगे देखते हैं। यहाँ पर वज़ीर द प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर क्या है यहाँ पर, सेकेंड हैंड कमांडर है सुल्तान का, इनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड यहाँ पर सुल्तान का। ठीक है, सुल्तान के नाम पर ये काम कर सकता है, जो ऑफिशियल्स हैं उनको अपॉइंट कर सकता है यहाँ पर, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये मेंटेन करेगा। सुल्तान की स्टैंप इसके पास यहाँ पर रहेगी। ठीक है, फिर आता है द आर्मी मिनिस्टर के दीवान अरीज़, जिसको स्टार्ट करता है बलबन ने। दीवान अरीज़ क्या है कि भैया आर्मी को भर्ती करना है। ठीक है, मगर सुल्तान होगा आर्मी का हेड यहाँ पर, दीवान अरीज़ नहीं होगा। वजह क्या थी कि जो बलबन है उसको डर था कि कोई उसके खिलाफ ना हो जाए यहाँ पर। ठीक है, देन यहाँ पर आता है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर, दीवान रिसालत, जो कि बाहर के जो डिप्लोमेटिक काम है वो ये चीज़ देखेगा। डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन, सदरुस्सुदूर, धार्मिक काम करना, शादियां करवाना, जैसे बताया मैंने आपको, जो इल्तुतमिश ने शुरुआत करी थी सामूहिक विवाह की, वो भी काम इन्हीं के अंदर आया करता था यहाँ पर। अब बात है यहाँ पर सोर्सेज की। सोर्सेज यहाँ पर इंस्क्रिप्शन है और मॉन्यूमेंट है। इंस्क्रिप्शन आपको सिक्कों पर मिल जाएगा, किताबें जो लिखी है मिनहाज सिराज किताब है यहाँ पर, उसमें मिल जाएगा आपको। मॉन्यूमेंट आपको तो मीनार देख सकते हैं जाके, वहाँ पर आपको देखने मिलेगा। कोतुल इस्लाम मस्जिद, हौज़ शमसी है यहाँ पर, और खानकाह बहुत सारी उन्होंने बनवाई है दिल्ली के अंदर, और सुल्तान गढ़ी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है, माइल स्टोन हो, पत्थर हो, ये सब चीज़ें देखने को इनके मिलती हैं, तो यहाँ से हमें इनके सोर्सेज मिलते हैं जानकारी। सो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट यहाँ पे ममलूक डायनेस्टी के बारे में। नेक्स्ट जो हम शुरुआत करेंगे अपनी आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम खिलजी डायनेस्टी को देखेंगे। सो ये वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी इम्पोर्टेंट लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, टेक केयर एंड बाय।